Here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। छात्रों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आज मैं इस लेक्चर के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बिना प्रतिफल के समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं, सेक्शन 25। पूर्व में आप लोगों को बताया जा चुका है अनुबंध के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत कि बिना प्रतिफल के समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं, वो अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। अनुबंध का आवश्यक लक्षण है देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, कुछ न कुछ प्रतिफल का होना आवश्यक है। बिना प्रतिफल के ठहराव को हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। किंतु सेक्शन 25 के अंतर्गत इसके कुछ अपवाद बता रखे हैं। सेक्शन 25 में बताया गया है कि अगर ठहराव स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होके कोई वचन दिया जाता है ठहराव के अंतर्गत, तो ऐसे ठहराव को हम बिना प्रतिफल के होते हुए भी ऐसे ठहराव को हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवा सकते हैं। अर्थात ये सेक्शन 25 के अंतर्गत अपवाद है कि बिना प्रतिफल के ठहराव को भी हम पूरा करवा सकते हैं, किंतु इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे ठहराव की कंडीशन ये है कि ये ठहराव रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा ठहराव स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से वशीभूत होना चाहिए और ठहराव निकट संबंध के मध्य होना चाहिए। जहाँ पे पक्षकारों के मध्य घनिष्ठ संबंध है, निकट संबंध है, उनके मध्य स्वाभाविक प्रेम और स्नेह है, ऐसा ठहराव लिखित में और आवश्यकता होने पर पंजीकृत होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ उदाहरण के माध्यम से कुछ बातों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पति अपनी पत्नी को रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपनी पत्नी को वचन देता है कि वो 10,000 रुपये महीना पत्नी को देगा। प्रश्न उठता है कि क्या यहाँ पत्नी 10,000 रुपये पति से प्राप्त करने की हकदार है? हमारा कानून कहता है नहीं, क्योंकि दोनों के मध्य स्वाभाविक प्रेम और स्नेह का अभाव है। भले ही से ठहराव लिखित हो, भले ही से ठहराव निकट संबंध के अंतर्गत भी क्यों ना है, किंतु यहाँ पर स्वाभाविक प्रेम और स्नेह का अभाव है। तो कोई भी दिया गया वचन जो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से वशीभूत होकर दिया जाता है, लिखित में होता है, रजिस्टर्ड होता है और निकट संबंध के मध्य होता है, तो बिना प्रतिफल के भी ऐसे ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिएगा एक्स अपनी प्रेमिका को एक मकान देने का वचन दे रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या, और ये मकान स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से वशीभूत होकर उसने वचन दिया है, तो क्या प्रेमिका यहाँ पर एक्स से मकान प्राप्त कर सकती है? हमारा कानून कहता है प्रेमिका एक्स से मकान प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेमिका और एक्स के मध्य का संबंध निकट का संबंध नहीं है, उनके बीच में ये निकट का रिलेशन नहीं है, लीगल रिलेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रेमिका या रखेल किसी भी रूप में इस ठहराव का प्रवर्तन कानून के माध्यम से नहीं करवा सकती है। दूसरा पॉइंट आता है, वो है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉलंटरी सर्विसेज, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है जिसके लिए वचनदाता ने नहीं कहा है, कंसिडरेशन के लक्षण के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। किंतु अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है तो प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे स्वेच्छा से किए गए कार्य के संदर्भ में वो क्षतिपूर्ति वचनदाता से प्राप्त कर सकता है? सामान्य रूप से हमारा कानून कहता है स्वेच्छा से किए गए कार्य के संदर्भ में वचन ग्रहीता किसी भी रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु स्वेच्छा से किए गए कार्य के बाद वचनदाता उस कार्य पर पुष्टि कर देता है, वचनदाता के द्वारा वचन दे दिया जाता है कि आपने जो कार्य किया है इसका जो भी मूल्य है उसका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पर वचन ग्रहीता स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति प्रॉमिसर से करवा सकता है, वचनदाता से करवा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा हमारा काल बाधित ऋणों के भुगतान के संदर्भ में। टाइम बार्ड लोन, टाइम बार्ड लोन वो होते हैं जो जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है। हमारे देश के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है कि कोई भी लोन 3 वर्ष से अधिक पुरानी अवधि का होता है तो लोन टाइम बार्ड लोन कहलाता है। काल बाधित लोन के नाम से या अवधि वर्जित लोन के नाम से हम उसको पुकारते हैं। ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए ऋणी को बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, टाइम बार्ड हो गया। किंतु टाइम बार्ड लोन के भुगतान के लिए ऋणी के द्वारा लिखित में स्पष्ट रूप से
ऋण की निश्चित राशि के भुगतान का वचन दे दिया जाता है तो यहाँ ऋणदाता टाइम बाउंड लोन होने के पश्चात भी उस वचन का प्रवर्तन कानून के माध्यम से करवा सकता है। ऐसा भुगतान का वचन शर्त रहित और शर्त सहित दोनों ही रूप में हो सकता है। वचन देने वाला व्यक्ति इस वचन के संबंध में दायित्व रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात स्वयं ऋणी होना चाहिए, या ऋणी की तरफ से अधिकृत व्यक्ति ही इस प्रकार का वचन दे सकता है। ऋण निश्चित धनराशि के संदर्भ में होना चाहिए, अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए, ये इस संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम एप्लीकेबल होते हैं। देन उसके बाद आता है गिफ्ट एक्चुअली मेड। देखिए प्रश्न होता है कि क्या दान, उपहार और भेंट के संदर्भ में दिए गए वचन को वचन का प्रवर्तन कानून के माध्यम से करवाया जा सकता है। सेक्शन 25(4) के अंतर्गत इस संदर्भ में नियम दिया गया है कि दान भेंट के संदर्भ में दिए गए वचन का प्रवर्तन कानून के माध्यम से नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ऐसे ठहराव बिना प्रतिफल के होते हैं और बिना प्रतिफल के होने का ये ठहराव व्यर्थ होते हैं। किंतु दिए गए वचन के संदर्भ में, दान अथवा भेंट के दिए गए वचन के संदर्भ में अगर दूसरा पक्षकार, दान प्राप्त करने वाले पक्षकार के द्वारा किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न कर लिया गया है तो ऐसी कंडीशन में जितना दायित्व उसने उत्पन्न किया है उस राशि की पूर्ति वह दान देने वाले पक्षकार से करवा सकता है। बिना प्रतिफल के होने के पश्चात भी इसकी पूर्ति वह कानून के माध्यम से करवा सकता है। उदाहरण के लिए, एक्स के द्वारा मंदिर निर्माण समिति को 5,000 रुपये का चंदा देने का वचन दिया गया, 5,000 रुपये का दान देने का वचन दिया गया। एक्स के द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर मंदिर निर्माण समिति के द्वारा रीति की एक गाड़ी मंगवा ली गई जो कि 4,000 रुपये के मूल्य की थी। प्रश्न उठता है कि क्या मंदिर निर्माण समिति एक्स से 4,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकती है? हमारा कानून कहता है चूंकि एक्स के द्वारा दान देने की घोषणा के आधार पर मंदिर निर्माण समिति ने इस प्रकार के दायित्व को उत्पन्न किया है, इसलिए 4,000 रुपये की राशि एक्स से कानूनन रूप से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो गिफ्ट या उपहार और भेंट जो देने का वचन किया गया है उसके आधार पर दायित्व की उत्पत्ति गिफ्ट प्राप्त करने वाले पक्षकार ने उपहार प्राप्त करने वाले पक्षकार के द्वारा उत्पन्न कर ली गई है। इसी प्रकार से बात आती है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में। कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यही बात प्रॉमिस ऑफ चैरिटीज़ के ऊपर भी यही नियम एप्लीकेबल होता है जो गिफ्ट और के संदर्भ में एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में आता है कि क्या एजेंसी निःशुल्क है तो वो राजनियम के माध्यम से, एजेंसी अनुबंध अगर निःशुल्क है तो क्या वो राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है? कानून कहता है कि अगर एजेंसी निःशुल्क है तो ऐसी दशा के अंतर्गत ऐसे ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। सेक्शन 185 अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 185 के अंतर्गत ये नियम दिया गया है कि एजेंसी अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, बिना प्रतिफल की एजेंसी भी राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से आता है निःशुल्क निक्षेप के बारे में। अगर निक्षेप निःशुल्क है तो भी ऐसे ठहराव का प्रवर्तन राजनियम के माध्यम से करवाया जा सकता है, क्योंकि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत निःशुल्क निक्षेप को मान्यता प्रदान की गई है। निक्षेप सशुल्क भी हो सकता है और निक्षेप निःशुल्क भी हो सकता है। इसलिए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अगर निक्षेप निःशुल्क है तो भी ऐसे ठहराव को बिना कंसिडरेशन के होते हुए ऐसे ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से बात आती है रेमिशन के बारे में। वचन ग्रहीता के द्वारा छूट देना। जब वचन ग्रहीता वचनदाता से सुलह कर लेता है या स्वेच्छा से छूट का वचन देता है तो ऐसे ठहराव को बिना प्रतिफल के भी हम वैध करवा सकते हैं। बिना प्रतिफल के भी ऐसे ठहराव का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिएगा जगजीत अपने 10 लाख के भुगतान के बदले में 8 लाख रुपए लेना स्वीकार कर लेता है। यह समझौते के तहत 2 लाख रुपए कम लेना जगजीत के द्वारा स्वीकार किया गया। हमारा कानून कहता है कि 8 लाख रुपए मतलब 2 लाख का जो रेमिशन यहाँ पर वचन ग्रहीता को दिया गया है तो ऐसा ठहराव 8 लाख रुपए का दिया गया वचन को भी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। ये सेक्शन 25 के अपवाद थे कि बिना प्रतिफल के ठहराव भी राजनियम के माध्यम से, ये 8 तरह के ठहराव बिना प्रतिफल के होते हुए भी राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाए जा सकते हैं। देन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति की स्थिति। डॉक्ट्राइन ऑफ
प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पूर्व में मैंने जब आप लोगों को प्रतिफल के लक्षण समझाए थे तब मैंने आप लोगों को कहा था कोई व्यक्ति अनुबंध के लिए अजनबी नहीं होना चाहिए, किंतु अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति, अगर कंसिडरेशन देने वाला व्यक्ति जो अनुबंध के लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वचन को भी कुछ परिस्थिति के अंतर्गत, कुछ दशाओं के अंतर्गत राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात आती है ट्रस्टी, ये ट्रस्ट और रिचार्ज। एक व्यक्ति जिसके नाम से प्रन्यास की स्थापना की गई है, ऐसा व्यक्ति किसी अनुबंध का पक्षकार न होते हुए भी प्रन्यासी के रूप में अपने अधिकारों के तहत दूसरे पक्षकार के ऊपर वाद दायर कर सकता है। प्रन्यासी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो कि संपत्ति की सुरक्षा के लिए पूर्ण सद्विश्वास के आधार पर, सद्भावना के आधार पर अनुबंध करता है। फिर इसके बाद में आता है ट्रस्ट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं माइनर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। विवाह एवस के विवाह के संदर्भ में या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे देश के अंतर्गत बाल विवाह कुछ ज़्यादा ही होते हैं और माता पिता उनके लाभ के लिए अनुबंध कर लेते हैं। ऐसे अनुबंध को पूरा करवाने के लिए व्यस्त होने पर अन्य पक्षकार को उनके पालन के लिए बाध्य करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आता है फैमिली अरेंजमेंट फॉर मैरिज एक्सपेंसेस के संदर्भ में, विवाह एवं परिवार के संदर्भ में अनुबंधों को क्या पक्षकार के द्वारा अजनबी होने पर भी पूरा करवाया जा सकता है? हमारा कानून कहता है हाँ, ऐसे अनुबंधों को कोई पक्षकार अनुबंध के लिए अजनबी है तो भी इसको पूरा करवाया जा सकता है। विवाह समझौता या पारिवारिक बंटवारे के समय किसी तीसरे व्यक्ति के लाभ के लिए ठहराव किया जाता है, जबकि वह वहाँ मौजूद नहीं है, तो वह व्यक्ति जिसके लाभ के लिए ठहराव किया गया वाद प्रस्तुत कर सकता है, जबकि वो ठहराव के समय वह अजनबी था। जैसे मान लीजिएगा एवस के विवाह के संदर्भ में, या मान लीजिएगा दो व्यक्तियों के विवाह के संदर्भ में माता पिता के द्वारा कोई ठहराव किया गया। मान लीजिएगा लड़की के पिता ने या लड़के के पिता ने लड़की को प्रति माह 5,000 रुपये देने का वचन दिया, तो क्या इस ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है? हमारा कानून कहता है ऐसे ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर पति पत्नी के लिए ठहराव किया जा रहा था, और ठहराव किसके माध्यम से किया जा रहा है? पति के पिता के द्वारा किया जा रहा है। अब पति का पिता अनुबंध के लिए अजनबी हो गया, ऐसे ठहराव का प्रवर्तन राजनियम के माध्यम से करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से राजकीय प्रापक वो व्यक्ति होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि समापन के समय संपत्तियों का प्रबंध करने का कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित होने पर राजकीय प्रापक को नियुक्त, दिवालिया घोषित होने की दशा में राजकीय प्रापक की नियुक्ति की जाती है, और राजकीय प्रापक अजनबी होते हुए भी दिवाली की तरफ से सभी प्रकार के दायित्वों का निपटारा करने का कार्य करता है। वह किसी भी मामले में अन्य पक्षकार के ऊपर वाद दायर कर सकता है। इसी प्रकार से दायित्व स्वीकार करने पर एंक्लोजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लायबिलिटी के संदर्भ में आता है कि कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि वचनदाता अपने व्यवहार से किसी अन्य व्यक्तियों का दायित्व को स्वीकार कर लेता है, तो वह अनुबंध का एक पक्षकार न होते हुए भी अनुबंध करने के लिए बाध्य होता है। तो ये था स्ट्रेंजर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति होते हुए भी ऐसे पक्षकारों के द्वारा दिए गए वचनों का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से करवाया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत मैं आप लोगों को अवैध उद्देश्य एवं ठहराव के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।